नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले वैशाली में हुई सबसे बड़ी बैंक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले वैशाली में हुई अब तक की सबसे बड़ी बैंक लूट कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बीते दिनों हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जठुआ स्थित HDFC बैंक से 1,19,60,000 रुपए लूट हुई थी। मामले में SIT की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट की राशि में से SIT की टीम ने 93,19,000 रुपयों से ज्यादा बरामद कर लिए। रुपयों की बरामदगी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली इलाके से की गई है। सकरा से मां बेटे के साथ समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से कई लोगों को पुलिस ने दबोच लिया है। बुधवार की शाम वैशाली SP मनीष के नेतृत्व में समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी हुई। बताया जाता है कि पुलिस को मुजफ्फरपुर जेल और लूट कांड के CCTV फुटेज से कई सुराग मिले थे, जिसके आधार पर SIT की टीम ने मुजफ्फरपुर के सकरा में अपराधियों को पकड़ने में सारी ताकत झोंक दी। यहाँ के साथ मुजफ्फरपुर के दूसरे स्थान से लूट की राशि बरामद की गई। इस कार्रवाई में पटना STF के साथ समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर पुलिस शामिल थी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले से ही देर रात में SIT ने कुछ रुपए बरामद कर लिए थे। यहाँ से पुलिस को कुछ और जानकारी हासिल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पहले सुबह सकरा में छापेमारी की। इस लूट कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सकरा इलाके का मोहम्मद अरमान को माना जा रहा है। अरमान पहले भी मनियारी में बैंक लूट कांड की घटना को अंजाम दे चुका है। अरमान एक बड़ा अपराधी है। मुजफ्फरपुर पुलिस से बचने के लिए अरमान वैशाली स्थित अपने ससुराल में शरण ले रखा था। ससुराल में रहकर इसने एक नया गैंग बनाया और फिर एक लड़की के साथ मिलकर बैंक की रेकी की। 3 दिनों तक रेकी करने के बाद अरमान ने एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दे दिया। बैंक डकैती घटना पारित हुई थी। उस घटना का उद्भेदन किया गया है। घटना के उद्भेदन के साथ साथ समीपवर्ती जिले समस्तीपुर की भी अन्य घटनाओं एवं इसी गैंग ने मुजफ्फरपुर के मनियारी में भी अटैम्प्ट किया था, जिस संबंध में संबंधित कांड दर्ज हैं। सभी को उद्भेदन एक साथ हुआ है। गैंग ने अपनी संलिप्तता इन कांडों में स्वीकारी है और हमारे पास सबूत मिले हैं कि सेम गैंग सभी उन्हीं लोगों ने सारे क्राइम्स किए थे। जो जैसा मैं बताया था कि जड़वा में लूट का केस दर्ज किया गया था। जब हम लोगों ने अपराध शैली का पता किया, मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचनाओं के बल पे हमने इस केस को ट्रैक किया। कुल मिलाकर के अभी 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से कि 2 ओम प्रकाश एवं अरमान, जो 5 लोग घटना में मुख्य रूप से शामिल हुए थे, एकदम सामने थे। हमारी घटना में, वैशाली जिला अंतर्गत घटना में उनकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर में जो बैंक लूट हुई थी, जो क्रमबांधे में लूट हुई थी मुफस्सिल थाना में, उसमें इन दोनों के अलावा एक अपराधकर्मी जो राजीव था उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला HDFC बैंक का 88,67,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं STF के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोग को ये सफलताएँ मिली हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास हमारे पास मौजूद है। जो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी है। अरेस्ट किए हुए में जैसे मैंने बताया मुख्य अभियुक्त हैं एवं उसके साथ साथ उनको प्राश्रय देने वाले, उनके साथ पैसा छुपाने वाले और जो जहाँ से बरामदगी हुई है अन्य अलग अलग जिलों में जो उनको पैसों को छुपा रखे थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। घटना में हमने जो बैग प्रयुक्त किया गया था भागने में उसको पकड़ा है, मोटरसाइकिल को पकड़ा है एवं जिन कपड़ों को पहन करके ये घटना कार्य की गई थी उनको भी जब्त किया गया है, जिसका अब हम वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। कुछ लोगों की अरेस्टिंग बाकी है, जिनके लिए सारी विशेष टीम एकजुट होकर के कार्रवाई कर रही है। शीघ्र उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो लूटी की राशि में से 93 लाख रुपये की राशि बरामद हो चुकी है। धन्यवाद। इसका मास्टरमाइंड कौन था सर? ये ग्रुप थे, इसमें से कुछ लोग पहले जेल में साथ में थे, वहाँ से जब वो बाहर निकले अपना। मुजफ्फरपुर में बारात से लौट रही एक अनियंत्रित कार पुल का रेलिंग तोड़कर बाया नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से 3 लोगों को बचा लिया गया। घटना सरैया थाना इलाके के सरैया बाजार की है। जानकारी के मुताबिक देवरिया थाना के घर परी गांव से
6 लोग बारात में जयपुर के मंगोली गए थे। रात में खाना पीना खाने के बाद कार से सभी 6 वापस जा रहे थे। सरैया बाजार के पास बाया नदी गुजरती है, जिसके ऊपर पुल बना हुआ है। बारात से लौट रही कार ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और गाड़ी पुल के रेलिंग से टकरा गई। रेलिंग को तोड़ते हुए कार लगभग 15 फीट नीचे नदी में गिर गई और डूब गई। आवाज होने पर स्थानीय लोग जगे तो पता चला कि कार पानी में डूब चुकी है। स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 3 लोगों को जीवित निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय प्रीतम, 20 वर्षीय राजन और 18 वर्षीय निक्कू कुमार शर्मा के रूप में हुई है। इस घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना स्थल पर भीड़ लग गई और मुआवजे की मांग को लेकर करीब 1 घंटे के लिए सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और मुआवजों का आश्वासन दिया गया। उसके बाद जाम हटाया गया। मार्ग से गाड़ी आ रहा था। ये जैतपुर मोड़ से थोड़ा बाया नदी के सटे पुल धंसने के कारण गाड़ी सड़क पे पलटी मारा। रेलिंग नहीं होने के कारण नदी में जा गिर पड़ी। उसमें 3 की मौत हो गई और 3 घायल अवस्था में मिले। कई बजे रात की घटना? वही 12 बजे के करीब में। पुलिस आ गई थी समय? पुलिस आई, तमाशा देखी, गई। तो फिर लाश कैसे निकला? लाश हम लोग के मदद से निकला लाश। अच्छा, फिर लाश निकाल करके सड़क पर रख दिया था? नहीं, मेडिकल में ले गए, पीएससी में सरैया। वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद थाना पे ले गए। वहाँ पे डेथ बॉडी सुबह तक 7 बजे तक था। कोई सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ है। तो मुआवजे के लेकर सड़क जाम है। आपका मांग है कि मेरा मांग है कि सरैया बाया नदी के रेलिंग का निर्माण किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ऐसे घटना दोबारा न घटे। क्या बारात से लौट के घर पे जा रहा था, तो उधर से आ रहा था, एक लड़का को वहाँ गया बिसर पट्टी में छोड़ने। उधर से लौट के जा रहा था घर, तो घटना हो गया। कहाँ गया था बारात? बारात मंगोली गया था। किस चीज़ से गया था? ऑल्टो से। आपको कब सूचना मिला घटना के बारे में? वही आधा घंटा बाद। 2 बजे का वही 12 साढ़े 12 में। इसमें कौन थे आपके परिजन? भाई है मेरा, निक्की कुमार शर्मा। यहाँ बाया नदी में एक अल्ट्रो गाड़ी पैसेंजर लेकर के कूद गया था। उसी में 3 आदमी एक्सपायर किया था। उसी के मुआवजा के लिए लोग रोड जाम कर। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सर? आश्वासन तो चूंकि इन लोग का घर पारू ब्लॉक में है, तो मुआवजा तो पारू ब्लॉक से मिलेगा, लेकिन घटना स्थल सरैया है, इसलिए हम उसका जो भी आवेदन लिख करके देंगे, जैसा आवेदन होगा उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बात हुआ है। सीओ साहब बोले कि हम पारू ब्लॉक को बोल देंगे, लिखित देंगे, लेकिन हमारा ब्लॉक का तो है नहीं कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजा पारू ब्लॉक देंगे। सीओ साहब से बात हुआ था, ये बात बोलेंगे। मुआवजा मिलेगी? एकदम बिल्कुल मिलेगी। कितना राशि मिलेगा? अब ये तो सरकार जो तय करे वो मिले, हमको उसमें थोड़े पता है कि कितना मिलेगा, लेकिन मुआवजा मिलेगा। सरकार का जो नियम कानून होगा उसके अनुसार मुआवजा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ एक कपड़ा दुकानदार और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया। दुकानदार और उसके समर्थकों ने पुलिस के साथ मारपीट की। दोनों पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं और झड़प हुई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटई पुल इलाके की है। सूचना मिलने पर काजी मोहम्मदपुर थानेदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना में काजी मोहम्मदपुर थाना के दरोगा संजीव कुमार दुबे के साथ दुकानदार और उसके गुर्गों ने मारपीट की है। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन नियमों के तहत आज गुरुवार को कपड़े की दुकान को बंद रखना था, लेकिन चौरसिया वस्त्रालय नामक दुकान खुली थी। गश्ती दल वहां बंद कराने पहुंची तो दुकानदार और उसके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। कम संख्या में होने के कारण गश्ती दल के पुलिस पर दुकानदार के लोग भारी पड़े और पुलिस जीप को घेर लिया और पुलिस जवानों के साथ भी मारपीट की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नौजवान पुलिस जीप के बोनट पर बैठा है और बदतमीजी कर रहा है। गश्ती दल के दरोगा संजीव कुमार दुबे ने बताया कि दुकानदार को जब दुकान बंद करने के लिए कहा गया
तो उसके लोग और महिलाएं पुलिस जवान से भिड़ गए। दरोगा ने बताया कि 2 पुलिस जवानों की वर्दी भी वहां मौजूद लोगों ने फाड़ दिया है। इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन की ओर से एक दिन बीच करके सब दुकानों को खोलने का आदेश है। किसी दिन कपड़ा की दुकान खुलेगी तो किसी दिन कुछ और चीज़ों की दुकान। उसी आदेश के तहत आप देख सकते हैं कठीपुल इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई है। यहाँ पे एक कपड़ा का दुकान खोलने के क्रम में जब दुकान बंद करवाने पुलिस जाती है, उसका वर्दी फाड़ दिया जाता है, उसके रॉड से पिटाई की जाती है। बदले में पुलिस भी लाठीचार्ज की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। झड़प लगातार यहाँ पे हो रही है। पुलिस से बल मंगाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि बल का प्रयोग करके माहौल को शांत कराया जाए। देख सकते हैं तस्वीरों में कपड़ा का दुकान जो कि आज खोलने का किसी तरह से ऑर्डर नहीं है, और कपड़ा का दुकान खोल के यहाँ पर जो उल्लंघन है उसका उल्लंघन किया जा रहा था। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग झड़प हो रही है, और बदले में पुलिस ने थोड़ा सा बल का प्रयोग करके माहौल को शांत कराया है। कुछ काजी मोहम्मदपुर के पदाधिकारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे पूरा मामला कि पूरा मामला आखिर में है क्या है पूरा मामला, कैसे ही झड़प हो गई। झड़प हम लोग गश्ती के क्रम में निकले हुए थे, उसी समय दुकान खोले हुए थे। उसी में हमारे जो गश्ती पार्टी है वो बोला कि भैया दुकान क्यों खोले हुए हैं। उसी पे वो एक लड़का, इसका नाम तो नहीं मालूम है, वो उलझ गया है और रॉड वगैरह निकाल लिया। मारने के लिए भी रॉड चला भी दिया है, लेकिन रॉड लगा लेकिन हल्का सा लगा है। वर्दी भी फाड़ दिया है लोग। जो हमारे जो कांस्टेबल दो तीन है उसका वर्दी फाड़ दिया है लोग, और उस पर हमला बोल दिया है लोग। कितने लोग आपकी तरफ से, कितने पुलिस पदाधिकारी घायल हैं? 3 आदमी घायल हैं जी। कपड़ा का दुकान खुलने का कोई ऑर्डर नहीं, आप देख रहे हैं कि कई कपड़ा का दुकान खुला, कोई भी कपड़ा का दुकान नहीं खुला हुआ है। बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा ये सूचना जारी किया गया है कि सोम, बुध और शुक्र 3 ही दिन कपड़ा दुकान खोलना है। आज बृहस्पतिवार है, कपड़ा का दुकान खोले थे, इसके चलते हमारे कांस्टेबल रुकने गए हैं तो उन पर वो लोग हमला कर दिया। कठीपुल में तनाव लगातार बरकरार है, क्या कुछ करेंगे? अभी लगातार दुकान अभी भी खुली हुई है, तो क्या कुछ करेंगे? नहीं, तो और कोई दुकान नहीं खुली है। कपड़ा की दुकान खुली हुई है, कपड़ा का उन्हीं का केवल दुकान खुला हुआ है, अभी भी नहीं बंद किए हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई है सील किया जाएगा दुकान को, और जो भी कानूनी कार्रवाई है किया जाएगा। ब्रह्मपुरा थाना और ALTF की संयुक्त टीम ने बीती रात चांदनी चौक मोतिहारी NH 28 से एक ट्रक पर लोड 2600 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही यूपी के शराब धंधेबाज समेत 7 शराब माफियाओं को भी दबोचा है। इनके पास से मोबाइल व 2 बाइक भी जब्त की गई है। सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मपुरा व ALTF टीम ने छापेमारी कर झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई गई एक ट्रक करीब 300 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। इसमें यूपी प्रयागराज जिला के रामनगर निवासी ट्रक चालक गौरव कुमार यादव, वैशाली बलिंगांव के कन्नीपुर, भानपुर के रंजीत शाह, काटी मधुबन के राजा बाबू, जयराम शाह, मोहम्मद जहीर, काटी बैरिया के ओम प्रकाश और सकरा थाना के मिश्रौलिया धीरज कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनसे शराब कहां के लिए कौन मंगवाता था, इसकी छानबीन अभी की जा रही है। माफिया के पास से बरामद मोबाइल आदि की वैज्ञानिक जांच भी की जा रही है। जिनकी भी इसमें संलिप्तता सामने आएगी, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस सूत्रों की माने तो काटी थाना क्षेत्र के एक शराब माफिया ने शराब की खेप झारखंड से मंगवाई थी, जो झारखंड में बनी है और झारखंड में ही बेचने के लिए था। ट्रक पर चूना के बोरे के बीच शराब की 300 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। कल रात्रि में हमारे ALTF टीम और ब्रह्मपुरा थाने को एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष और ALTF की टीम ने चांदनी चौक के पास में एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में सर्च करने पे काफ़ी मात्रा में शराब पाया गया और उस ट्रक में सवार 7 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर के लगभग 2650 लीटर शराब है। इस पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि ये शराब चास बोकारो झारखंड से चली थी और मुजफ्फरपुर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उसमें से 4 लोग काटी के हैं
एक वैशाली के हैं और एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक यहीं लोकल बैरिया के हैं। इंटरस्टेट शराब रैकेट पर अभी इस संबंध में हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से शराब लाया गया, किनके द्वारा शराब की आपूर्ति की गई, किन्हें किन्हें शराब पहुँचाना था, इन सारे बिंदुओं पर अनुसंधान अभी हमारा चल रहा है। क्योंकि सर भारी मात्रा में शराब था, क्या कीमत होनी चाहिए शराब की? शराब की कीमत तो है, लाखों में कीमत है। एक ट्रक है, 2600 लीटर है और IMFL शराब है, अंग्रेजी शराब जिसे बोलते हैं, तो इस हिसाब से लाखों में इसकी कीमत है। इस साथ के अलावा भी और कोई है जो इस बिंदु पर अभी छानबीन हम लोग कर रहे हैं, इसमें और किन लोगों की संलिप्तता है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो है, लेकिन तस्करों के द्वारा नए नए हथकंडे कर शराब की तस्करी करते देखी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार की देर रात बेनीबाद ओपी पुलिस ने एक ट्रक को छापेमारी कर जब्त किया। जब्त ट्रक की जब तलाशी ली गई तो ट्रक में रुई के डस्ट का बंडल बोरे में पैक था, लेकिन उसके नीचे अवैध शराब का कार्टून छुपा हुआ मिला। दरअसल बेनीबाद ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के एक लाइन होटल के पास से एक खरी ट्रक से सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब जब्त किया, जिसमें बियर सहित सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब है। हालांकि मौके से वाहन चालक फरार हो गया, लेकिन बेनीबाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर गायघाट थाने ले आई। बेनीबाद ओपी पुलिस पदाधिकारी मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि एक ट्रक पार्किंग में लगा था। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें रुई का डस्ट बोरे में पैक था, लेकिन उसके नीचे विदेशी शराब और बियर का कार्टून बरामद किया गया। हालांकि चालक मौके से भाग निकला। ये राजा लाइन होटल से आगे आदित्य ढाबा है, उसके पास पार्किंग में लगा हुआ ट्रक था। गुप्त सूचना के आधार पर शंका होने पर हम लोग उसका चेक किए। ड्राइवर लॉक करके भाग गया था। फिर उसको लाया गया यहाँ गायघाट थाना परिसर में, चेक किया गया तो इसमें बियर और विदेशी शराब। तकरीबन कितना होगा? अभी काउंट किया जा रहा है, जो कि ऊपर से रुई का ये लगा हुआ है। किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई? नहीं, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कोरोना की रफ्तार जिले में लगातार कम हो रही है। इधर मरीज की संख्या घटने के बाद सरकार की ओर से संचालित कोविड डेडिकेटेड ग्लोकल हॉस्पिटल के एक मरीज को सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने बताया कि ग्लोकल हॉस्पिटल में केवल एक मरीज है, उसको सदर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद वहां पर केवल सुरक्षा प्रहरी रह जाएंगे। वहां से मानव बल को भी वापस बुला लिया गया है, परंतु कोरोना की तीसरी लहर के आशंका को लेकर फिलहाल ग्लोकल कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल को चालू ही रखा जाएगा। अगर मरीज वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भर्ती कर समुचित इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। कोरोना को लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सकों की जिला मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी गई। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीज की संख्या लगातार कम होने के कारण यह कदम उठाया गया है। ग्लोकल को हम लोग बंद नहीं किए, ग्लोकल मेरा चल रहा है, लेकिन ग्लोकल में पेशेंट नहीं है। ये तो अच्छी बात है मुजफ्फरपुर जिला के लिए कि हमारे पेशेंट नहीं है, तो पेशेंट नहीं है लेकिन ग्लोकल बंद नहीं हुआ है, ग्लोकल भी हमारी जिम्मे है। और उसी तरह से MCH में भी हमारे यहाँ अभी पेशेंट की संख्या काफ़ी कम हो गई है, केवल 2 पेशेंट हमारे यहाँ है। मतलब आगे भी ग्लोकल में इलाज जारी है? हाँ, ग्लोकल में अभी पेशेंट नहीं है लेकिन ग्लोकल खुला हुआ है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लोग रहते हैं और अगर पेशेंट आता है तो उसको सूचना मिलेगी, वहाँ भी हम लोग उसके लिए दवा ये है। और चिकित्सक 14 चिकित्सक जो नए ज्वाइन किए गए हैं उनको हम लोग रेडी मोड में रखे हुए हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे MCH में हो या ग्लोकल में है, तो उनकी सेवा दी जाएगी या कंट्रोल रूम में। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान में जिले के 247 टीकाकरण केंद्रों पर करीब 38,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। इस विशेष अभियान में राज्य में मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला है, जबकि मोतिहारी को पहला स्थान मिला। सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि टीका की कोई कमी नहीं है, अफवाह में नहीं आए और अपने नजदीक के केंद्र पर जाकर टीका जरूर लें। उन्होंने यह भी कहा कि गांव और शहरों में अब टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है, ऐसे में सभी लोग टीका जरूर लें। अभी
वैक्सीनेशन के में जो कल हम लोग का जो प्रोग्राम चला वैक्सीनेशन में, कल हम लोग की बहुत अच्छी स्थिति थी। सब मिला करके हम लोगों ने 37,546 वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें 18 प्लस में आपको कल की जो स्थिति है 37,546 हम लोग टोटल हम लोग किए हैं। पूरे बिहार में हम लोग की जो है सेकंड स्थान है। अब तक टोटल अगर हम लोग कहें तो फ्रंट लाइन वर्कर को हम लोग 34,240 दिए हैं, हेल्थ केयर वर्कर को 39,526, 18 से 44 में 1,53,810 और 45 प्लस में 2,99,225 दिए। टोटल 8,42,374 अभी तक, जिसमें फर्स्ट डोज है 4,74,237, सेकेंड डोज है 68,137। 6 लाख रुपए प्रतिदिन के किराए पर जिले में आई लखनऊ की कंपनी की लैबोरेटरी वैन 13 दिनों में मात्र 908 सैंपल की ही रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा पाई है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि यह वैन यहां इसलिए मंगाई गई कि यह आरटीपीसीआर जांच के लिए प्रतिदिन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएगी। यहां के चिन्हित कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेकर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 6 घंटे में ही दे देगी। लेकिन 4 जून से 13 दिन गुजर गए हैं। अब तक इस वैन से मिली स्वास्थ्य विभाग को मात्र 1 दिन की ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह वैन किस दिन किस प्रखंड में जाकर सैंपल ले रही है, इसकी भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को नहीं मिलती है। जबकि नोडल अधिकारी ने इस वैन के साथ जा रही इस कंपनी की टीम को प्रत्येक दिन 2 पीएचसी के लिए माइक्रो प्लान और रूट चार्ट बनाकर दे दिया था। उन्होंने बताया कि 4 जून को मुख्यालय से प्रखंडों के लिए लैबोरेटरी युक्त यह वैन भेजी गई थी। इससे सभी पीएचसी का माइक्रो प्लान बनाकर दे दिया गया। पहले दिन 4 जून को 1000 सैंपल से मिले, जिसमें से 908 की अगले दिन रिपोर्ट ईमेल पर डाली गई, जो सभी निगेटिव थी। उसके बाद से यह वैन की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जबकि पहले दिन के 92 सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कई बार मौखिक और टेलीफोन के माध्यम से इसके कोऑर्डिनेटर को हर दिन की रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया, बावजूद किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, आरटीपीसीआर जो वाहन आया था, हमको लगता है कि जहाँ तक हमको याद है कि 4 तारीख को आया था, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जान करके बहुत खुश हुए थे कि हम लोग का 1000 डेली टेस्टिंग आरटीपीसीआर वाहन से होगा और 1000 का टेस्टिंग जो है एसकेएमसीएस से होगा। और आरटीपीसीआर वाहन का जो कंट्रोलिंग जो था वो एसकेएमसीएस के प्रिंसिपल के पास था, गाड़ी भी वहीं लगती थी। हम लोगों ने रूट चार्ट बना दिया था कि कहाँ कहाँ आरटीपीसीआर की गाड़ी को जाना है, और वहाँ के प्रभारी को हम लोग हिदायत किए हुए थे कि आपको इनको मदद करना है और मैक्सिमम जो है सैंपल इनको देना है, ताकि जो है इनको प्रतिदिन 1000 सैंपल हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग आरटीपीसीआर के वाहन का जो इंजीनियर था, जो सैंपलिंग लेता था, उसको प्रतिदिन हम लोग 1000 दिए है सैंपल, लेकिन केवल 1 दिन का वो जांच का रिपोर्ट दिखलाया है, बाकी का रिपोर्ट कहाँ गया हम लोग को पता नहीं। 6 लाख रुपये प्रतिदिन पर हायर किया गया है सर। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी राजस्व समिति से आई है, कैसे आया गया है, क्या है, उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर जिस काम के लिए आया था, अगर वो काम पूरा होता तो जिला के हाथ में बहुत बढ़िया था। जिन लोगों ने रिपोर्ट मतलब जांच के लिए दी, उनको रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो पाई। संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों के साथ ही तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ कटरा और गायघाट में बाढ़ पूर्व की तैयारियों की स्थिति की जानकारी के साथ तटबंधों का निरीक्षण किया। नेपाल के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के नदियों में
जलस्तर में वृद्धि हुई है। फिलहाल जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, जिसे लेकर हर वर्ष आने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिला अधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। बाढ़ को लेकर के आज तटबंधों का निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जो कुछ समस्याएं चल रही थी पहले, उन पर भी विस्तार से देखा गया और इसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सपेडाइट करेंगे। अभी बांध तटबंध सभी सुरक्षित हैं और जहाँ जहाँ अग्राम्य स्थल है वैसे अग्राम्य स्थलों पर निरंतर निरीक्षण के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं उनके जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की गई, GR वितरण को लेकर के, नावों को लेकर के या उस समय जो सामुदायिक रसोई चलती है उन सभी की व्यवस्थाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया ताकि यदि बाहर आती है, बाहर आने की संभावना रहती है, नॉर्मल बाहर आती है तो उसका बेहतर तरीके से हम लोग मुकाबला कर सकें और जो तटबंध हैं हमारे वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसकी हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। पदाधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? पदाधिकारियों को निर्देश लगातार अलर्ट रहने के लिए दिया गया है और पूरी तैयारी से समय करने के लिए दिया गया है ताकि बाढ़ आने की स्थिति में किसी भी तरह के से लोगों को कोई दिक्कत न हो, तुरंत नाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो सामुदायिक रसोई वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं तुरंत उपलब्ध कराई जाए, इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। मुजफ्फरपुर में इन दिनों भारी बारिश से जल जमाव का अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में भी भीषण जल जमाव देखने को मिल रहा है। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 के रज्जुसा लेन के लोगों को भी इस दिनों बारिश के बाद उत्पन्न हुई इस स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 3-4 वर्षों से लगातार जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो वार्ड पार्षद और ना ही नगर निगम की ओर से कोई खास पहल की गई है। लोगों ने यह भी बताया कि इसी गली में मौजूद पार्षद का भी घर है, लेकिन अभी तक उन्होंने जनता की कोई सूध नहीं ली है। वहीं जल जमाव से पानी जनित अनेकों रोग की चपेट में बच्चे बूढ़े सभी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बचाव को लेकर कोई खास पहल नहीं की गई है। ये 3-4 सालों से लगातार ऐसी परेशानी हो रही है। कितने नगर निगम के अधिकारी लोग आए, देखे, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ। रज्जुसा लेन का ये वार्ड पार्षद जी भी ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल, ना कोई नगर निगम प्रशासन आता है, ना कोई यहाँ ध्यान देने वाला कोई इंसान है। नाली ऐसी बह रहा है, पानी भी मैंने हम लोग तो समझ लीजिए कि कोरोना काल में भी लगातार बीमारी फैलते जा रहा है। इसका कोई निदान नहीं है, ना यहाँ कोई ब्लीचिंग पाउडर छिटाता है, ना कोई यहाँ कोई सफाई का कोई अभियान है। हम लोग इस नगर निगम संतुष्ट भी नहीं है, ना उनके अधिकारी संतुष्ट है, ना ही वार्ड पार्षद संतुष्ट है। इसी गली में पार्षद का भी घर है, तो आगे में घर हुआ पार्षद जी का, लेकिन वो कभी देखने भी नहीं आते उधर। आते जाते इधर से ही होंगे? नहीं, उधर तो नहीं आते हैं, उधर से ही निकल जाते हैं, पीछे से ही। और पूरे घर में पानी लगा हुआ है, चलने की व्यवस्था नहीं है। बीमारी फैल गया। हाँ, बीमारी फैल गया, बच्चा से घर में लगा सबकी तबीयत खराब हो गया। ये मतलब काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। वार्ड पार्षद जहाँ भूखे मर रहे हैं ना, राशन नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं। कुछ नहीं आया, जहाँ कोई चीज आप लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कोई चीज है, कोई पूछने का कोई अथी नहीं है। हम लोग अपना पानी में डूबे ही है, घर में पानी लगा हुआ है। कब से परेशानी है? परेशानी है, महीना दिन से परेशानी है, पानी वाला महीना दिन से पानी लगा हुआ है। परेशानी तो पानी हेल के लोग जाए के बीमारी पर लोग डरे न, बाल बच्चा भी नहीं जाए। दूसरा नंबर है कि नाला सब हो रहा है, नाला के दुख कादो का पानी घर में घुस जाए आदमी के। सफाई नहीं हो रहा है नाला का? हाँ ना, सफाई 10 साल से नाला सफाई नहीं। नगर निगम तो कहता है कि सफाई हो गया है ना? नहीं सफाई हो रहा है, गली के वार्ड पार्षद सफाई करवाता है, वार्ड पार्षद नहीं करवाता है। कोई ना करे, कोई नगर निगम से आदमी ये न हो में कोई साफे न हो। परेशानी हो रहा है कितने दिनों से यहाँ पर? परेशानी हो रहा है कि 1.5 महीना से जो कि जो रोड जो है कैसे जाम है, पानी बहुत लगा हुआ है, नाला का पानी बहा हुआ है, पूरा काला हो गया है, बीमारी फैल रहा है। अधिकतर जो है कि बीमारी फैल गया है। एक बार भी वार्ड पार्षद यहाँ का जो कि से देखने नहीं आया। पार्षद का तो घर इसी में है जी, पार्षद का भी घर इसी रोड में है, लास्ट कॉर्नर पर। तभी भी कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। इतना कोरोना हो गया, दुनिया जान हो गया, आज तक लोग पूछने नहीं आया कि आप लोग का क्या समस्या है, क्या चाहते हैं? रोड जो है सिर्फ सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब के द्वारा मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण सिंह सहित वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान गुजरे सभी पत्रकारों के लिए
श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शशि भूषण प्रसाद सिंह बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में बेहतरीन योगदान दिया था। उनकी मृत्यु पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। प्रेस क्लब मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष त्रितेश अनुपम ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व से सभी पत्रकारों को सीख लेने की जरूरत थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। करेंगे तो ये बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग के अभिभावक 85 से हम उनको देख रहे हैं पत्रकारिता में, और बहुत चीज़ हम लोग उनसे सीखे हैं। और उस समय की जो पत्रकारिता थी, जो नए पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनको उनका अनुसरण करना चाहिए था, बहुत चीज़ सीखना चाहिए था। लेकिन आज इस वैश्विक महामारी में हमारे बीच से बहुत वरिष्ठ पत्रकार लोग चले गए। आज हम उनकी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ और जो हमारे साथी पूरे देश राज्य में चले गए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। आज बस सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि शशि बाबू अमर रहें, जहाँ भी रहें वो भगवान उनको आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शांति बताए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।